नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है बिन ब्याह बाप और उसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप इसके पहले के 3 पार्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट शुरू कीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। मौसी चंपा को प्यार से अपने पास बिठा लेती है और कहती है, बना लेने दे उसे चाय, माफ़ कर दे चंपा हमें। हम सब भूल जाते हैं कि तू भी एक इंसान है। हम सबकी जिम्मेदारी तूने अपने सर ले ली है, तो हम निश्चित हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि तू भी तो थकती होगी। थकान तो तुझे भी लगती होगी। तू निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती रहती है, जबकि हम कितने स्वार्थी हो गए हैं कि हर काम के लिए तेरी ओर ही निहारते रहते हैं। दयानंद ने अपने बाप को तो कभी देखा नहीं, भाई बहन कोई थे नहीं, दादी ने बड़े कष्टों से पाला था। मौसी की बातें सुनकर चंपा की आंखें छलछला जाती हैं। वह मौसी से लिपट कर रोने लगती है। वह कहती है, मौसी, मेरा तुम सब के सिवाय कौन है इस दुनिया में। माता पिता पाल पोस कर 11 साल की उम्र में ही मेरा ब्याह कर स्वर्ग सिधार गए थे और मैं अपसुगनी ब्याह होते ही पति और सास ससुर को भी खा गई। तब दयानंद की दादी और तुमने ही तो मुझे बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया। तुम्हारे कितने एहसान हैं मुझ पर, इसलिए मैं घनश्याम देवर की से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा साया जिस पर भी पड़ता है वह भगवान के पास चला जाता है और मैं नहीं चाहती कि घनश्याम देवर जी के साथ भी ऐसा कुछ हो। मौसी चंपा के सर पर हाथ फिराते हुए, मत रो मेरी लाडो, ये सब कुछ नहीं होगा। यह तेरे मन का वहम है। आगे सब अच्छा होगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। दयानंद, जो दूसरे कमरे से उनकी सब बातें सुन रहा था, माहौल को खुशनुमा करते हुए, वाह वाह, अभी तो हमें नसीहत दी जा रही थी और अब वही सब दोहराया जा रहा है। लो, गर्मा गर्म चाय लो और सारे गम इसमें घोल कर पी जाओ। चंपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर दयानंद को देखती है। दयानंद डरने की एक्टिंग करते हुए, अब गुस्सा थूक भी दो। दयानंद की हाथ की चाय का मजा लो। सब खिलखिलाकर हंस दिए। मौसी, चंपा और दयानंद तीनों चाय पी ही रहे थे कि घनश्याम भी पहुंच गया। चंपा ने उसको भी चाय डाल करके दी। इतने में शिल्पा भी आंखें मलते हुए वहां पहुंच गई। दयानंद ने उसे गोदी में ले लिया और प्यार से उसे बाहों में झुलाने लगा। शिल्पा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे खिलखिलाते देख वे चारों भी हंसने लगे। चंपा अपने कार्यों में लग गई। दयानंद शिल्पा को लेकर दुकान पर चला गया और मौसी को इशारों से घनश्याम से बात करने का बोल दिया। घनश्याम ने भी चाय का कप रखा और जाने लगा, तो मौसी ने उसे रोक दिया। मौसी, घनश्याम रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। घनश्याम, हाँ हाँ मौसी, बोलो क्या बात है। मौसी, आ बैठ घनश्याम। नहीं मौसी, बैठूंगा नहीं। आज सुबह से दुकान पर बैठे ही नहीं। दयानंद भी शिल्पा के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी बोलो क्या बात है। मौसी, कोई नहीं, चंपा को भी दुकान पर जाने को बोल देती हूँ। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तू इत्मीनान से बैठ। चंपा, जा बेटा, दुकान पर चली जा। जरा दयानंद का हाथ बटाने। इस समय ग्राहकों की भीड़ होगी। मुझे घनश्याम से ज़रूरी बात करनी है। चंपा, अच्छा मौसी, जाती हूँ। घनश्याम, हाँ मौसी, कहो, क्या कहना चाहती हो। मौसी बाहर झांकते हुए, चंपा चली गई है क्या। घनश्याम, हाँ चली गई है। मौसी, फिर ठीक है, तू यहाँ मेरे पास बैठ और ये बता, तुझे चंपा कैसी लगती है। मैं समझा नहीं मौसी, क्या मतलब है कि कैसी लगती है। मौसी, मैं तेरी और चंपा की शादी करवाना चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। घनश्याम, ये मौसी, तुम पागल हो गई हो क्या। बुढ़िया हो गई एकदम, कैसी अजीबोगरीब बात करती हो। हम चंपा भाभी को कभी इस नज़र से नहीं देखे हैं। वह तो बहुत ही सीधी और नेक औरत है। मौसी, तभी तो कहती हूँ तू उससे शादी कर ले। वह रिश्ते में तेरी भाभी लगती है, सुंदर है, सुघड़ है, क्या कमी है उसमें। पति को तो देखा तक नहीं बेचारी ने। तू उससे शादी कर लेगा तो मैं भी निश्चित होकर मर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की है, वह तो बहुत खुश हुई। घनश्याम, अरे तो वह तो खुश होगी ही, उसे तो काम करने के लिए एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी और बहुओं से तो माँ की बनती नहीं। बेचारी चंपा पर ही सास होने का सारा रोब झाड़ा करेगी। चंपा की सारी खुशियाँ खूबियाँ जानती है वह।
जब वह मेरी सौतेली माँ से माँ नहीं बन पाई तो चंपा भाभी से कैसा अपनापन रखेगी। मौसी, अरे ना ना, अब उसे सब समझ में आ गया है। अपने ही बेटों ने जब उससे किनारा कर लिया है तो तुझे बहुत याद करती है, पर खुद की करने पर ही शर्मिंदा है। उसे तेरी सब अच्छाइयाँ पता है, रोती है तुझे याद करके, लेकिन तुझसे आंख मिलाने का साहस नहीं है उसमें। मुझसे कहती है ध्यान रखना घनश्याम का। मैं अभागिन तो उसकी कदर नहीं कर पाई, पर तुम उसका ध्यान रखना। और वैसे भी चंपा से अगर तू शादी करेगा तो मैं कौन सा तुम दोनों को उसके पास भेजूंगी। तुम दोनों तो यहीं रहोगे मेरे पास। घनश्याम, देखो मौसी, तुमने जो सोचा है शायद ठीक ही सोचा हो, लेकिन मैंने कभी चंपा भाभी तो क्या, किसी भी लड़की या शादी के बारे में सोचा ही नहीं। मौसी, तो अब सोच ले, मैं कौन सा आज ही हाँ करने को बोल रही हूँ। देख, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे मरते ही चंपा का जीना दूभर कर देंगे ये दुनियादारी के लोग। एक जवान विधवा का आसान नहीं है अकेले जीना। तुम लोगों पर ही कोई लांछन लगा देंगे, इसलिए अपने लिए ना सही, चंपा के बारे में जरूर सोचना। घनश्याम, कैसी बात करती हो मौसी, हम दोनों के रहते किसी के मजाल कि चंपा भाभी के बारे में कुछ गलत कहे। चीरना दे उसे। मौसी, कर देना मोटे दिमाग वाली बात। अरे, कोई सामने से कहे तो चंपा ही चमड़ी उधेड़ देगी उसकी, लेकिन यह समाज तो चोरी छुपे बदनाम करता है। तुम दोनों पर ही आरोप लगा दे, अफवाहें फैला दे, तो किस किस का मुंह बंद करोगे। घनश्याम, मौसी, तुम न जाने क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मैं चलता हूँ। मौसी, ठीक है बेटा, जा, पर मेरी बात पर गौर जरूर करना। घनश्याम गहरी सोच में पड़ जाता है। वह दुकान पर न जाकर सड़क पर घूमते हुए मौसी की बात पर सोचने लगता है। उसने कभी भी चंपा भाभी के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। वैसे तो वह दयानंद और चंपा लगभग हम उम्र ही थे, बचपन से ही साथ खेले, लड़ाई की, मगर कभी ऐसे विचार मन में नहीं आए। घनश्याम जब 2 साल का ही था तो उसकी माँ मर गई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी दादी ने जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी करवा दी कि नन्हे घनश्याम को माँ मिल जाएगी। सौतेली माँ ने आते ही सारे घर को अपने कब्जे में कर लिया। उसके सामने दादी भी कुछ नहीं बोल पाती थी। घनश्याम को माँ तो नहीं मिली, परंतु पिता के प्यार से भी सौतेली माँ ने उसे वंचित कर दिया। तभी से घनश्याम के मन में शादी के प्रति नकारात्मक सोच बन गई और उसने तय किया कि वह कभी भी शादी नहीं करेगा। उसकी दादी भी तभी चल बसी जब वह केवल 7 साल का था। 10 साल का होते होते पिता भी स्वर्गवासी हो गए। घनश्याम का अधिकतर समय दयानंद के घर पर ही बीतता था। दयानंद की दादी बहुत दमदार महिला थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आगे फिजूल की बातें करने की। घनश्याम की माँ भी उनसे थोड़ा डर कर रहती, क्योंकि वक्त बेवक्त खाने पीने की जरूरत उनकी मेहरबानी पर ही टिकी होती थी। घर के माहौल से हताश घनश्याम के मन में शादी के प्रति विरक्ति का भाव कब और कैसे आया, यह वह स्वयं भी नहीं जानता था। लेकिन अब यही उसकी दुनिया थी और वह इसी में खुश था। वह सोचता है, अगर वह चंपा से शादी कर भी लेता है तो उसके पास क्या है, कहाँ वह चंपा को रखेगा, क्या उसकी ज़रूरतों को वह पूरी कर पाएगा। एक अच्छा जीवन अगर वह उसे नहीं दे सकता तो शादी करने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो उसका जीवन अभी है। दयानंद व शिल्पा का क्या, अगर हम दोनों गृहस्थी बसा लें तो वह दोनों का ध्यान कौन रखेगा। इसी उधेड़बुन में कब अंधेरा गहरा गया, घनश्याम को पता ही नहीं चला। उसका सिर फटा जा रहा था। वह सोचते सोचते घर से बहुत दूर निकल आया था। जब उसे समय का आभास हुआ तो वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचकर देखा तो सब उसी की राह देख रहे थे। किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। सब ने चुपचाप खाना खाया और सोने चले गए। पूरा हफ्ता बीत गया था। घनश्याम ने मौसी से अपने निर्णय के बारे में कोई बात नहीं की। मौसी भी चुप ही थी। शायद घनश्याम कुछ बोले, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। एक दिन मौसी ने दयानंद से कहा कि वह तो उसका दोस्त है, वह बात करे घनश्याम से कि उसने क्या सोचा। दयानंद ने उस रात खाना खाने के बाद घनश्याम से इस बारे में बात की तो वह बोला, देख दयानंद, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह मौसी को भी न जाने क्या सूझी है कि हम दोनों की शादी करवाने की सोच रही है। मैं तो खुद ही तेरी मेहरबानियों पर पल रहा हूँ, तो चंपा को क्या सुख दूंगा। दयानंद, अरे यार, हम दोनों क्या अलग हैं। यह सब कुछ जो मेरे पास है वह मेरी कमाई तो है नहीं, बाप दादा की कमाई है।
मैंने तो आज तक एक कौड़ी भी नहीं कमाई है। हम दोनों तो बचपन से साथ रहते आ रहे हैं, तो आज तेरे मन में यह विचार क्यों आया कि यह तेरा घर है? तू क्या सोच रहा है? शादी के बाद तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग कर लोगे? मैं और शिल्पा मौसी तुम दोनों की जान को रोएंगे क्या? वाह बेटे, धन आया नहीं, हिस्से पहले हो गए। ऐसा है तू चंपा काकी से शादी कर ले और तुम दोनों यहीं रहोगे हमारे साथ मरते दम तक। तू कहे तो सारी जायदाद तेरे नाम कर देता हूँ। मुझे तो इसका मोह पहले भी नहीं था। वह तो शिल्पा ने मुझे इस जंजाल में डाल दिया है, नहीं तो तुझे पता है कब का सब छोड़कर किसी मठ के शरण चला गया होता। घनश्याम, वाह वाह वाह, क्या कहने। खुद आज़ाद रहना चाहता है और मुझे क्यों इस गृहस्थी के फेर में फंसाना चाहता है बे? दयानंद, अरे नहीं मेरे यार, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा तू जानता है कि जिम्मेदारियों से मैं कैसे जान छुड़ाता भागता हूँ। मैंने तो शिल्पा को भी तेरे और चंपा काकी के भरोसे पर ही उठाया। उसे पालना पढ़ाना लिखाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं, समझे? और तुम और चंपा दोनों शादी कर लो, हम सब मिलजुल कर रहेंगे और शिल्पा को भी अच्छे सी देखभाल हो जाएगी। काकी भी हमारे साथ ही रहेगी। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कल सुबह हम मौसी और चंपा से बात करेंगे। अब यह तय है कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। घनश्याम उससे आगे कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह मौसी, चंपा, घनश्याम और दयानंद सब ने मिलकर यह तय किया कि यह दोनों शादी कर रहे हैं। चंपा से भी उसकी राय पूछी। पहले तो वह भी मना करती रही, लेकिन समझाने के बाद आखिर उसने हाँ कर दिया। पंडित जी प्रधान और पार्वती ताई से पूछकर अगले महीने की 15 तारीख को दोनों की शादी मंदिर में कर दी गई। अब वे सब एक ही घर में रहने लगी। शिल्पा को भी अब सबका प्यार एक साथ मिलने लगा। वह स्कूल जाती और स्कूल की सारी बातें अपनी तोतली बोली में सबको सुनाती। उसकी अध्यापिका उसकी बहुत तारीफ करती। अपना गृह कार्य भी घर आकर तुरंत कर देती। अगर किताब में कुछ समझ नहीं आता तो उन चारों के पास किताब लेकर डोलती कि उसका मतलब बता दो। वह चारों ठहरे काला अक्षर भैंस बराबर, मगर एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते। नन्ही शिल्पा समझ ही नहीं पाती कि मेरी हर बात के चारों एक साथ उत्तर देने वाले किताब देखते ही क्यों बगले झांकने लगते हैं। कभी कभी तो वह रोने लगती कि मुझे समझाओ अभी। चार घर छोड़कर दिलीप की पोती 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब लड़कियों को लोग ज़्यादा पढ़ाते तो नहीं थे। वह तो गांव में ही 8वीं तक स्कूल खुल गया था। थोड़े जागरूक लोग बच्चियों को स्कूल भेजने लगे थे। उन्हीं चंद लड़कियों में से दिलीप की पोती भी थी। वह छोरी पढ़ने में थोड़ी होशियार थी। दयानंद उसे टॉफ़ी कलम का लालच देकर शिल्पा को पढ़ाने को कहता तो वह उसे समझा देती। शिल्पा जब तीसरी कक्षा में थी तो स्कूल में एक मास्टरनी आई जिसका घर स्कूल से बहुत दूर पड़ता था। तो वह रहने के लिए कमरा ढूंढ रही थी। तो दयानंद ने अपने घर में एक कमरा तुरंत उन्हें दे दिया। वह किराया पूछने लगी तो वह बोला, किराया कुछ नहीं मास्टरनी साहिबा, हम तो आपको दूध और खाना भी खिला देंगे। मास्टरनी साहिबा, परंतु ऐसा क्यों? दयानंद, बस आप हमारी शिल्पा को पढ़ने में मदद कर दिया करना। चंपा, हाँ मास्टरनी जी, आप हमारी शिल्पा को पढ़ने में मदद कर दिया करना। क्या है, हम चारों ही अनपढ़ हैं। शिल्पा हमसे कुछ भी पूछती है तो हम उसको कुछ समझा ही नहीं पाते हैं। वह बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपका सारा काम कर दिया करेंगे, बदले में आप शिल्पा को पढ़ने में मदद कर दिया करना। मास्टरनी साहिबा, ऐसी बात है तो शिल्पा ही क्यों, मैं आप सबको भी पढ़ा दिया करूँगी। पढ़ोगे आप सब? चंपा, आप हम सबको पढ़ा देंगी सचमुच? मास्टरनी साहिबा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला मैं तो चाहती ही हूँ कि हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे। अब मास्टरनी साहिबा रोज़ शिल्पा को तो पढ़ाती ही, दयानंद, घनश्याम, चंपा, मौसी और गांव के कुछ और लोगों को भी रविवार को पढ़ाती। उन चारों को तो रोज़ ही शाम को पढ़ाती। चंपा का भी खाना बनाने में हाथ बटा देती। दुकान के बिल वगैरह बनाना भी उन्हें सिखा देती। दुकान का भी सारा हिसाब मास्टरनी साहिबा ने दुरुस्त कर दिया। मास्टरनी साहिबा भी अब उनके परिवार का ही हिस्सा बन गई थी। वह भी साल 6 महीने में घर हो आती। उसकी चिंता करने वाला भी कोई नहीं था। माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। भाइयों और भाभियों को वह पहले से ही बोझ लगती थी, तो उनको भी यही अच्छा लगता था। दयानंद और घनश्याम ने तो उसे राखी बहन ही बना लिया था। ईश्वर की माया भी
कोई जान पाया है भला। शिल्पा ने 6 महीने की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन अनजानों ने उसे जितना प्यार और अपनापन मिल रहा था उतना उसके माता पिता भी शायद उसे नहीं दे पाते। शिल्पा भी मास्टरनी साहिबा के साथ बहुत घुल मिल गई थी। उसका नाम पुष्पा था। अब तो शिल्पा उसे घर में बुआ कहकर बुलाती थी। पुष्पा भी उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती, जिसके परिणाम स्वरूप शिल्पा का पढ़ने में बहुत मन लगने लगा था। वह स्कूल में हर चीज़ में अव्वल रहती। अब तो चंपा, दयानंद और घनश्याम भी किताब पढ़ने लग गए थे। पुष्पा के पास रविवार को बहुत सारे गांव के महिला पुरुष पढ़ने के लिए आने लगे। पुष्पा को पूरा गांव मान सम्मान देता था। अब उनका 6 लोगों का परिवार हो गया था। शिल्पा की भोली भाली बातों से सभी का मन प्रफुल्लित रहता। वह उन सब का खिलौना थी। वह सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगी। अब वह 5वीं कक्षा में पहुंच गई थी। हमेशा कक्षा की मॉनिटर वही बनती। मजाल कि उसकी कक्षा में कोई शोर मचाए। वह बच्चों से सख्ती से भी पेश नहीं आती थी, लेकिन उसका ओरा ऐसा था कि हर कोई उसकी बात मानता, उससे दोस्ती करना चाहते। शिल्पा सबकी मदद करती, चाहे वो बड़ा हो, चाहे हम उम्र हो या फिर उससे छोटे। मौसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती। सब उसको दादी अम्मा कहकर बुलाते। पुष्पा एक दिन शहर से रेडियो खरीद कर ले आई। अब रोज़ उस पर समाचार, गाने, कहानियाँ सुनते। शिल्पा तो रोज़ कुछ नया समाचार सुनकर कागज़ पर लिख लेती और प्रार्थना के बाद सबको सुनाती, जिससे उसे बाहर की दुनिया का भी ज्ञान होने लगा। पुष्पा, घनश्याम या दयानंद जब भी शहर जाते तो बच्चों की पत्रिकाएं ले आते, जिससे शिल्पा में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। रविवार को चौपाल पर जब सारे ग्रामीण एकत्रित होते तो वह हफ्ते भर में दुनिया देश दुनिया के समाचार सबको सुनाती। उसे देख सब आश्चर्यचकित रह जाते कि एक नन्ही सी छोरी कितना ज्ञान की बातें करती है, जिससे गांव वालों के मन में यह बात बैठ गई कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लोग जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, वे पुष्पा के समझाने पर और शिल्पा को देख धीरे धीरे सभी स्कूल भेजने को राजी हो गए, जिससे गांव वालों की सोच में बहुत बहुत परिवर्तन आया। जो लोग पहले मिन्नतें करने के बाद भी बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे, 4-5 साल की मेहनत के बाद शिक्षा का महत्व समझने लगे थे। यह बहुत बड़ा बदलाव था गांव के लिए, और उतना ही बड़ी उपलब्धि थी पुष्पा के लिए कि उसने शिक्षा की अलख गांव वालों के मन में जगा दी है। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जानते हैं आगे के पार्ट में कि आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, ये पूरी कहानी पढ़ने के लिए आगे के पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। ये कहानी आपको यहाँ तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।